नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में जो विशेष अतिथि हमसे ऑनलाइन मोड में जुड़े हैं, वे हैं एक प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर जयवीर एस धनकर। डॉक्टर धनकर का जन्म 5 अगस्त 1961 को हरियाणा के झज्जर जिले के मेहराना नामक गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की।
More importantly, he did his PhD from the most prestigious MD University Rohtak in history, where he has served the university in different responsible positions, including reader and professor. In his illustrious career of more than 4 decades, he has published more than 100 peer-reviewed research papers in national and international journals of high repute. Apart from his academic and administrative acumen, our esteemed guest is empaneled in several professional bodies in dignified positions like chairman, senior fellow, advisor, member, etc. Here I should not forget to add that our today's guest has also been felicitated by several prestigious awards at national and international levels, like Acharya Ramdev Award, Award of Excellence for Outstanding Contribution to the institution and society, etc. Thus, there are so many accolades and achievements to his name. And to know more about Dr. Dhankar, I shall take you straight to him on our online platform. So please join me in welcoming a big name in the field of modern Indian and world history, the great historian, Professor Dr. Jaivir S. Dhankar. Namaskar, sir. First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence. सर, आज आप देश के जाने माने इतिहासकार में आते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि ऐतिहासिक घटनाएं वैसे तो कई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना आपके अनुसार कौन सी है जिसे हम गलत समझते हैं या गलत समझ बैठे या जिसकी हमने गलत व्याख्या की है? जी। इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिनको इतिहासकारों ने और समाज ने विभिन्न स्वरूप के अंदर उसकी व्याख्या की है। इसका यदि हम एक उदाहरण देखें तो सर्वप्रथम मेरे मन में आती है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति एक तरह से राजतंत्र के विरोध के अंदर शुरू हुई थी और राजतंत्र के विरोध में उसने इस तरह का एक घटनाक्रम क्रिएट हुआ जिसके अंदर हमें देखते हैं कि फ्रांस यूरोप के सभी राजतंत्र उस क्रांति के विरुद्ध खड़े हो गए और इसके अगेंस्ट उन्होंने 1793 में एक फर्स्ट कोएलिशन क्रिएट की, जो कि विश्व स्तर पर पहला विभिन्न राष्ट्रों का संघ था किसी एक विषय को लेकर के या किसी एक विषय के विरुद्ध। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि उस समय इसको इतना नेगेटिव समझा जाता था और बाद में हम देखते हैं 19वीं सेंचुरी की सभी जो रेवोल्यूशंस हैं वो इस क्रांति की मूल्य मान्यताओं को स्थापित करने के लिए कोशिश हुई है, जिसमें स्वतंत्रता, बंधुता और एकता की बात हम करते हैं। और इसी क्रांति के फलस्वरूप मानव सभ्यता को रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम या संवैधानिक शासन की प्राप्ति हुई थी, जिसको हमने बाद में आगे चल करके 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी और इवन आज तक भी हम उसको अपनाया हुआ है, रूल ऑफ लॉ को। और पूरी दुनिया के देश आज रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत शासित हैं। तो इस क्रांति को समकाल के अंदर मिस इंटरप्रेट किया गया था। तो इसी प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत का विभाजन को एक बहुत ही बड़ी एक घटना के रूप में देखा जाता है। इसके भी विभिन्न व्याख्याएं हुई हैं। तो उसके अंदर मेरा अपना मानना ये है कि जो हुआ वो सब गलत हुआ, लेकिन जो हुआ उसको हम आज के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो
कहीं कुछ हद तक वो सही भी हुआ। क्यों? क्योंकि जो बीज इस विभाजन के पूर्व 10-15 वर्ष में बो चुके थे सांप्रदायिकता का, वो बीज अब एक पौधे के रूप में था। यदि स्वतंत्र भारत के अंदर यूनाइटेड जाते हैं तो भारत की स्थिति या जो प्रशासन है वो इस प्रकार से नियंत्रित नहीं था कि उसको हम टैकल कर पाते। ये घटना देर सवेर फिर होनी थी, जो कि पहले हो गई। तो इसके परिणाम स्वरूप हम कम से कम जो भारत जो भारत का स्वरूप हमारे सामने आया, हम उसे कंसोलिडेट या सुदृढ़ बना पाए और सभी रियासतों को एक कर पाए, और भारतीय राज्य एक तरह से एक सशक्त राज्य के रूप में उभरा, जो कि हमने 1971 के वॉर में भी देखा, 65 के वॉर में भी देखा, और विश्व स्तर पर हमारी तकनीक और हमारी शक्ति का लोहा माना गया। बहुत अच्छे, वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर। और हम आगे आपसे जानना चाहेंगे इसी संदर्भ में कि वह ऐतिहासिक हस्ती कौन है जिसकी प्रेरणाएं और कार्य उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह से न्याय संगत है, लेकिन हमारे आधुनिक दृष्टिकोण से विकराल या अक्षम्य लगते हैं। जी, इतिहास के अंदर बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनको उनके समकाल के अंदर एक तरह से लोगों ने उनको वो उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जो दृष्टिकोण वो दिखाना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हमें नजर आएंगे। उनका विरोध हुआ उस समय पर, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके उन लोगों को बाद में उनकी चीजों को, उनके विचारों को हमने इम्प्लीमेंट किया। चाहे वो महात्मा बुद्ध हैं, यदि अपने समय में उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी जिस रूढ़िवादिता के अगेंस्ट, तो उसको उस समय भी और उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से उसे भी भुला दिया गया था। एक समय बहुत ही प्रचलित एक विचार के रूप में उभर करके सामने आया। इसी प्रकार से यदि हम अपने आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत के में हम महात्मा गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को भी देख सकते हैं, जिनके अपने जो कार्य हैं, अपना जो जीवन है, वो एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी ने ऐसी ताकत को, इंसान की ऐसी आत्मीय शक्ति को पहचाना जिसके परिणाम स्वरूप वो बड़े से बड़े हथियारों से लड़ पाए। क्योंकि हथियारों की लड़ाई तो हम किसी भी स्टेज पर कोई भी जो सेना है वो हरा सकती है, लेकिन लोगों की संख्या बल, लोगों का जो जन समर्थन है, उस जन समर्थन के सामने कभी भी कोई कितना भी बड़ा जो सैन्य संस्थान रहा हो या स्टेट हो, वो उसका सामना नहीं कर पाया। अल्टीमेटली उसको रास्ता देना पड़ा है, चाहे वो फ्रांस की क्रांति थी, चाहे वो रूस की क्रांति थी, या जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था। जब जन समर्थन मिलता है किसी विचार को, तो हम ये देखते हैं कि वो वास्तव में एक शक्ति बन के उभरता है, एक आत्मीय शक्ति होती है। तो महात्मा गांधी का भी यदि हम देखते हैं तो वो एक तरह से उनको भी लोगों ने बाद में अपने अपने तरीके से मिस इंटरप्रेट किया है, उनको मिसअंडरस्टूड किया है। ठीक ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी सुनते हैं कि उनको भी आज गलत समझा जाता है, लेकिन उन परिस्थितियों में उन्होंने जो किया, उनको जो जिस वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस में सही लगा, वो उन्होंने किया था। बहुत सुंदर, आपने तमाम प्रासंगिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आगे हम यह समझना चाहेंगे सर आपसे कि कई बार हमारे जीवन में या इतिहास में कई ऐसे पल होते हैं कि हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता। तो इतिहास में सबसे बड़ा क्या होता, अगर व्हाट इफ मोमेंट पल कौन सा है आपके अनुसार, जो अगर अलग अलग तरह से हुआ होता तो शायद मानव सभ्यता के पाठ्यक्रम को मौलिक रूप से बदल देता? जी हाँ, इस पे मैं फिर एक बार अपने भारतीय उपमहाद्वीप का भी उदाहरण लूंगा। भारतीय उपमहाद्वीप को यदि विभाजन ना हुआ होता तो हम भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुछ सकारात्मक चीजें भी देखते और कुछ नकारात्मक चीजें भी देख सकते थे।
नकारात्मक के रूप में हम यदि जो आज के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो जो हमारे जो जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी थी वो एंटायरली डिफरेंट हो जाती, जो आज नहीं है उस तरह से। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये तीनों मिलाकर के यदि हम देखते हैं तो जो एक बहुत बड़ी जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है उसके अंदर हम देखते हैं कि दो रिलीजन क्लियर कट रूप से बड़े एक प्रभावशाली नजर आते, जो कि जो राज्य के लिए भी और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हो सकता है उनको को नेगेटिवली यूज करता तो देश का और भी अधिक हो सकता है। जो हम एक विभाजन के रोकने के चक्कर में हो सकता है हम कई विभाजन कर सकते थे, तो उसको उस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। तो वो एक तरह से इतिहास के पाठ्यक्रम को लगा लीजिए, मानव सभ्यता के जीवन को लगा लीजिए, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर चेंज कर सकता था। Very thoughtful of you, sir. Next, we would like to know something about, historical patterns. और यहाँ हम जानना चाहेंगे कि वह ऐतिहासिक प्रवृत्ति या पैटर्न कौन सा है जो चक्रीय प्रतीत होता है और हम अपने वर्तमान को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी पिछली पुनरावृत्तियों को या पिछली पुनरावृत्तियों से क्या सबक सीखते हैं या सीख सकते हैं? जी, इस संदर्भ में मुझे इतिहासकार आर्नोल्ड जे टॉइनबी नजर मेरे मन में आते हैं, जिन्होंने सभ्यताओं के संदर्भ में लिखा है कि उनका उदय होता है और फिर उनका विकास होता है और अंततः वो उनका पतन हो जाता है। और ये चक्रीय, ये जो साइक्लिकल जो डेवलपमेंट है, ये हमें इतिहास के अंदर बहुत सारा देखने को मिलता है। इसके अंदर यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये साइक्लिकल इस रूप में हम देख सकते हैं किस प्रकार से भारत एक बार इंटीग्रेट होता है, कोई शक्ति आती है और वो इंटीग्रेट कर लेती है अखिल भारतीय स्तर पर पूरे महाद्वीप को, फिर वो उसका डिसइंटीग्रेशन हम देखते हैं, विखंडन हो जाता है स्थानीय क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में। फिर अगेन देखते हैं कि कोई ना कोई शक्ति फिर आई है और उस शक्ति ने अपने आप को एसर्ट करते हुए पूरे देश को फिर इंटीग्रेट कर लिया और फिर हम देखते हैं कैसे फिर डिसइंटीग्रेट होता है। तो हम उसके अंदर पैटर्न देख सकते हैं कैसे मौर्य एम्पायर का एमरजेंस है, पूरा एक इंटीग्रेशन है, फिर मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद का फेज है जो एक डिसइंटीग्रेशन का है। इसी प्रकार से गुप्ता एम्पायर एक इंटीग्रेशन का फेज है, गुप्ता एम्पायर के बाद फिर डिसइंटीग्रेशन का फेज नजर आता है। फिर हम देखते हैं सल्तनत काल है जिसके अंदर फिर एक इंटीग्रेशन का फेज आता है, फिर उसका डिसइंटीग्रेशन हम देखते हैं और उसके बाद फिर मुगल काल आता है, फिर हम देश के अंदर इंटीग्रेशन की फेज देखते हैं और मुगल काल के पतन के पश्चात फिर हम देखते हैं किस प्रकार से ऑटोनोमस स्टेट्स एमर्ज हुए और वो एक डिसइंटीग्रेशन की फेज थी। फिर एक शक्ति आती है जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश पावर है, जिसने फिर इंटीग्रेट किया है भारत को। और ब्रिटिश का जो इंटीग्रेशन है वो एक तरह से पार्शियल भी है और फुल भी, कंप्लीट भी कह सकते हैं। पार्शियल इन द सेंस कि उन्होंने भारत को दो हिस्सों में किया कि एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली इंडिया, और हम उसको कंप्लीट इस सेंस में कह सकते हैं कि उन्होंने दो चीजें कम से कम बिल्कुल यूनिफॉर्म दी हैं पूरे भारत के अंदर। एक तो लैंग्वेज का इंटीग्रेशन हुआ, लैंग्वेज हमें दी इंग्लिश जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए इजीली, और दूसरा उन्होंने दिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी, और वो सब हम देखते हैं कि वो इंटीग्रेशन फिर से हुआ है। तो ये जो चीज है इसको हमें ये एक चक्रीय के रूप में हम इसको देखते हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक और उदाहरण दूंगा, वो मैं ये देखता हूँ किस प्रकार से इतिहास के अंदर बहुत सारे ऑटोक्रेटिक रूल या निरंकुश शासनों की स्थापना हुई, और वो जो निरंकुश शासक जो हैं वो अपने समय में अपने आप को सही मानते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा पतन नहीं होगा, और फिर वो पता लगता है उनका पतन हो जाता है, और फिर एक कोई भविष्य में चल के फिर कोई करता बोलता मैं वो गलती नहीं करूंगा, और शायद मैं वो फिर वैसे ही निरंकुश शासन की स्थापना कर लेता है और फिर पता लगता है उसका भी पतन होता है। तो ये जो निरंकुशता का जो शासन तंत्र है
इससे भी मानव समाज ने इतिहास में सबक नहीं लिया है। इसको भी मैं इस रूप में देखता हूँ। बहुत अच्छा विवरण आपने दिया, और चूंकि समय की मर्यादा है तो अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि वह ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है जिसे हम विश्वसनीय मानते हैं, लेकिन जिसमें बहुत ही सूक्ष्म पूर्वाग्रह या अशुद्धियां हो सकती हैं जो अतीत की गलत सोच की ओर ले जा सकती है। इस पे आप कुछ कहें जी। इतिहास लेखन में स्रोत का एक बहुत बड़ा महत्व है, और इतिहास लेखन विभिन्न स्रोतों के कोरोबोरेशन के साथ लिखा जाता है। इसके अंदर जो मोस्ट ऑथेंटिक 19th सेंचुरी के बाद जो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग शुरू हुई है, उसके अंदर हम ये पाते हैं कि जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि वो स्टेट के रिकॉर्ड्स हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं आर्काइवल रिकॉर्ड्स के इर्द गिर्द इतिहास को लिखा जाता रहा है, और वो आज तक भी लिखा जाता रहा है। लेकिन इस आर्काइवल रिकॉर्ड्स के अंदर यदि हम कोई एक कमी देखते हैं तो वो इस रूप में देखते हैं कि स्टेट हमेशा ही कुछ चीज़ों को बढ़ा करके अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज करता है, कुछ चीज़ों को घटा करके करता है। उदाहरण के लिए सपोज मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट भारत के अंदर होता है, तो 1857 के रिवोल्ट के जो प्राथमिक रूप से अर्ली जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अर्ली जो इसके का जो इतिहास लेखन है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियंस ने किया। और एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियंस कभी भी स्टेट की को कम तर करके नहीं आंकेंगे, इसीलिए उन्होंने इस घटनाक्रम को एक सिंपल कहा कि एक सिपाही रिवोल्ट है, जबकि सिपाही रिवोल्ट से बिगनिंग जरूर हुई थी, लेकिन ये पूरे जनमानस में और कम से कम उत्तर और पूर्वी भारत तक तो एक तरह से जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया था। तो यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस के नज़र से देखें, उनके रिकॉर्ड्स के नज़र से देखें, तो इस 57 के रिवोल्ट की व्याख्या हम अलग तरीके से करेंगे। लेकिन उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से 1857 के रिवोल्ट को दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो ये कि उनकी व्यवस्था जो स्थापित कर रहे थे उसके प्रति कहीं ना कहीं धीरे धीरे असंतोष क्रिएट हो रहा था। उसी असंतोष का परिणाम हम इसको देखते हैं पिछले 100 सालों में, जो 1757 से 1857 के बीच जो काम उनके रहे, उनके अगेंस्ट हम बहुत सारे ऐसे कारण थे जो कि मूल कारण बने इसके रिवोल्ट के, तो वो उसको हम उस एंगल से देखते हैं। फिर यदि हम आगे चल के देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रेरणा के रूप में इसको कहा गया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो समाज के उन वर्गों की है जो कि पुरातन वर्ग हैं, जिनमें ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स के लीडर्स हैं, और ज्यादातर वो लोग हैं जो कि भविष्य को आधुनिकता के दृष्टिकोण से या जो नया विश्व उभर रहा था उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, और एक विकल्प के रूप में भी नहीं सोच रहे हैं कि यदि हम अंग्रेजों को यहाँ से हटा भी देंगे 57 के रिवोल्ट में तो क्या स्थापित होगा, वो भी उनको क्लियर नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो 57 का रिवोल्ट है वो जो सोर्सेज हैं, जो आर्काइवल या एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेज हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो मिस इंटरप्रेट भी हुआ है। एक मैं एग्जांपल आपको स्टेट के इस संदर्भ में और दूंगा रिकॉर्ड्स के बारे में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है किसी एरिया के अंदर, तो उस नेचुरल कैलामिटी को सोसाइटी में ज़्यादा भय ना फैले, ज़्यादा सोसाइटी में उसको एक तरह से असंतोष ना हो, तो सरकारी रिकॉर्ड्स जो हैं उसको कमतर करके दिखाते हैं कि भाई जान माल का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन यदि हम देखते हैं फर्स्ट हैंड इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पर जो चश्मदीद होते हैं, जो लोग गुजर रहे हैं उस परिस्थितियों से, या अखबार हैं, उन सब को दृष्टिकोण से देखें तो हम ये पाएंगे कि वो दूसरी पिक्चर, दूसरे एक परिदृश्य उभर करके सामने आता है। अखबारों के अंदर भी हम ये पाएंगे कि किस प्रकार से अखबार भी अपने वैचारिक पृष्ठभूमि के अनुसार व्याख्या करते हैं इतिहास के घटनाक्रमों को। इसलिए स्रोतों को हम हमेशा ही
कोरोबरेट करना चाहिए हमें डिफरेंट सोर्सेज के साथ, तभी हम एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री राइटिंग लिख पाएंगे। बहुत अच्छा। Finally, I would like to request you to kindly give a message of peace so that we could create a better species of human with better sense of harmony and coexistence. मेरी ओर से तो शांति संदेश यही है कि यदि हम समानता के रूप में चीजों को, रिसोर्सेज को, समाज के रिसोर्सेज को, देश के रिसोर्सेज को समानता की दृष्टि से यदि हम बांट पाए, यदि उनको दे पाए, तो मुझे लगता है कि असंतोष कम होगा, और असंतोष कम होगा तो निश्चित रूप से देश में शांति भी स्थापित होगी। बहुत अच्छा सर, आपको जितना सुनूं और उतना ही सुनने का मन करता है, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है इसलिए हम इस सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद, और आपके सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपकी इस उपलब्धि पर आपको ढेरों बधाई, और आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। ईश्वर ने चाहा तो हम दोबारा आपसे किसी और एकेडमिक डिस्कशन को लेकर जुड़ेंगे। नमस्कार। अंततः मैं इस सारे डिस्कशन के पश्चात मैं लाइफ एक्सप्रेस चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि वो विस्तृत रूप से समाज के सामने आए, उसका विस्तार हो, उसका प्रचार हो, क्योंकि मैंने अब तक जितना भी उनके वीडियोस देखे हैं, सभी के सभी वीडियो समाज के और वर्तमान परिस्थितियों के किसी न किसी ऐसे पक्ष को, ऐसे पहलू को छूते हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हैं आज के समय के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि प्रबुद्ध जो वर्ग है समाज का, उसे इस एक्सप्रेस चैनल के को एक बार जरूर देखना चाहिए। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Jaivir S. Dhankar for his exemplary contributions to the field of history on 21st November 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर डॉक्टर धनकर की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी गलत व्याख्या की गई है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, जिसे शुरुआत में नकारात्मक समझा गया था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रांति में संवैधानिक शासन और कानून के शासन की अवधारणा आई, जिसे आज भी दुनिया भर में अपनाया जाता है। भारत के विभाजन को भी अक्सर गलत समझा जाता है। उनका मानना है कि विभाजन से पहले सांप्रदायिकता के बीज बोए जा चुके थे, और यदि विभाजन नहीं होता तो स्वतंत्र भारत में स्थिति को संभालना मुश्किल होता। विभाजन के कारण भारत एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा, जैसा कि 1965 और 1971 के युद्धों में देखा गया। क्या होता मगर के संदर्भ में यदि भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन नहीं होता तो जनसांख्यिकी पूरी तरह से अलग होती, और धार्मिक विभाजन के कारण और अधिक विभाजन हो सकते थे। इतिहास में चक्रीय प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, जैसे सभ्यताओं का उदय, विकास और पतन। भारत के संदर्भ में यह एकीकरण और विखंडन के चक्र में देखा जा सकता है, जैसे मौर्य, गुप्त सल्तनत और मुगल साम्राज्यों के दौरान। निरंकुश शासनों का उदय और पतन भी एक चक्रीय प्रवृत्ति है, जिससे मानव समाज ने सबक नहीं सीखा है। ऐतिहासिक स्रोतों में अभिलेखीय रिकॉर्ड को विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन उनमें सूक्ष्म पूर्वाग्रह और अशुद्धियां हो सकती है। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश प्रशासकों ने केवल एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि यह एक व्यापक जन आंदोलन था। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं के रिकॉर्ड में भी सरकारें नुकसान को कम करके दिखा सकती हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन के लिए विभिन्न स्रोतों की पुष्टि करना महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने समाज में उपलब्ध संसाधनों को
लोगों में समानता के साथ बांटने पर इशारा किया, जिससे समाज में शांति स्थापित हो सकती है। With those deliberations of Professor Dhankar, we shall close today's episode here और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल के साथ। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।